हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग न्यूजेन केमिकल्स का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि न्यूजेन केमिकल्स आज के टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये जो वीडियो है, ये जो आपको कंपनी है न्यूजेन केमिकल्स, इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं बेस्ट सेक्टर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस कंपनी कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि वो कौन सी टॉप कंपनी हो सकती है, केमिकल कंपनी हो सकती है, जिसको कि बैटरी की वजह से, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की वजह से आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आपको नियोजन, एक्यूटास, गुजरात फ्लोरो एंड हिमाद्री। जाके वो वीडियो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट ही सारा का सारा डाल दिया है बेस्ट सेक्टर का। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि ये कंपनी आज के टाइम पे कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर का एनालिसिस समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू मी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी आपको बहुत ही पुरानी है, 1989 के एस्टेब्लिश्ड, और ये कंपनी आपको ब्रोमीन बेस्ड एंड लिथियम बेस्ड आपको केमिकल कंपाउंड बनाती है। ये इसका लेगेसी बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है, लेकिन इस कंपनी को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बैटरी केमिकल्स की वजह से। ये कंपनी क्या करेगी? इलेक्ट्रोलाइट बनाएगी एंड आपको बैटरी के लिए साल्ट बनाएगी। अगेन मेरा को वीडियो देख लीजिए बेस्ट केमिकल वाला, उसमें आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, साल्ट क्या होता है, उसका क्या यूज होता है बैटरी में, बैटरी काम कैसे करती है। अगर आपको बैटरी केमिकल्स वाले कंपनी में लगाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ये कंपनी का आज के टाइम पे मल्टीपल जगह पे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, जैसे वडोदरा में हो गया, दहेज में हो गया, मापे वगैरह में हो गया। और ये जो कंपनी आपको रॉ मटेरियल सप्लायर है बहुत सारे आपको लार्ज स्केल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के, जैसे फार्मा में इनका बहुत सारा रॉ मटेरियल जाता है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं और समझते हैं ऐसा कौन सा आपको सेक्टोरल टेलविंड है जिसकी वजह से कि आपको इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। देखो, सबसे पहले समझो कि यूएस में एक टर्म है एफओईसी गाइडलाइन। ठीक है, ये क्या है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये बोलती है यूएस की कंपनी को कि तुमको अगर यूएस गवर्नमेंट का टैक्स बेनिफिट चाहिए तो तुमको अपना बैटरी का रेयर अर्थ मटेरियल, देन केमिकल्स वगैरह ऐसी कंपनी कंट्री से लेना है, ऐसी कंट्री के सप्लायर से लेना है जो कि ना चाइना में हो, ना ईरान में हो, ना रशिया से लेना देना हो, ना नॉर्थ कोरिया से लेना देना हो। बेसिकली जो भी आज के टाइम पे यूएस के दुश्मन है, वो बोलते हैं कि तुम उनसे छोड़ के कहीं और से ले लो। मेनली इट इज टारगेटिंग चाइना, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडियन कंपनीज को फायदा हो जाएगा। और आज के टाइम पे न्यूजेन केमिकल ओनली वन कंपनी है जिसके पास प्रूवन टेक्नोलॉजी है इंडिया के बाहर, जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट वगैरह बनाती है। ये समझ लो। ठीक है, और इंडिया में खुद का आपको बहुत सारा पीएलआई इंसेंटिव दिया जा रहा है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ का आपको दिया है पीएलआई इंसेंटिव टू बिल्ड 50 गीगावाट ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स। देखो, इंडियन गवर्नमेंट का ना सिंपल सा बात है कि तुम सब कुछ इंडिया में बनाओ ताकि हमारा दूसरे देश पर डिपेंडेंसी ना रहे। देख रहे हो आज के टाइम पे चाइना एक्चुअली में यूएसए को ब्लैकमेल कर रही है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें ब्लैकमेल नहीं होना। क्योंकि आप ये समझो, रेयर अर्थ जैसा चीज जो हो गया, बैटरी केमिकल जैसा चीज हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को किसी देश से लड़ाई हो जाती है हमारे देश की तो हम बैकफुट पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाई नीड टू मैन्युफैक्चर आवर थिंग ऑन आवर ऑन। ये बात आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। उसके अलावा इंडिजिनस रिक्वायरमेंट तो बेसिकली मैंडेट 60% इंडिजिनस बैटरी मटेरियल। देखो, अगर आप मेरे सोलर सेक्टर को ट्रैक करते हो तो ये बात आप समझो, धीरे धीरे गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है। आज के टाइम पे ये मैंडेट है कि तुमको अगर इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो मॉड्यूल आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। कुछ दिन के बाद वो सेल आ जाएगा एंड सेम थिंग कैन हैपन हियर। कुछ दिन के बाद अगर इंडिया में किसी भी कंपनी को बेस बैठाना है, बैटरी लगाना है, तो उनको सरकार मैंडेट करेगी कि तुम इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदो। कैसे? ओला, एक्साइड, रिलायंस, वारी एनर्जी जैसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो दीज कंपनी कैन बेनिफिट इन फ्यूचर। अब हम लोग देखते हैं इनका मोट वगैरह क्या है। देखो, मोट सबसे बड़ा ये है इनका कि इन्होंने एक मोरिटा करके कंपनी के साथ, जापानीज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया है अपना बैटरी सॉल्ट के लिए। और ये जो कंपनी है मोरिटा, ये एक प्रूवन 30 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आती है, जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। और हाँ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो ये जो नॉन एफईओसी वाला चीज है, उसमें ये लोग आपको फर्स्ट मूवर कंपनी इंडिया
इंडिया में पहली कंपनी है। बैकवर्ड कैपेबिलिटी वगैरह हो गया, इनका डीप R&D वगैरह है। दिस इज अगेन एडेड एडवांटेज टू न्यूजेन केमिकल्स। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि कंपनी करती क्या है। देखो, हमको आज के टाइम पे ज्यादा फोकस देना है कंपनी का ये बिजनेस में, क्योंकि कंपनी का ये बिजनेस है आज के टाइम पे 880 करोड़ का रेवेन्यू करती है। मैनेजमेंट का बोल रहे हैं अधिक से अधिक हम 1000 से 1100 करोड़ का कर सकते। तो बड़ा डेल्टा आपको लेगेसी बिजनेस से नहीं आने वाला है। जो बड़ा डेल्टा आने वाला है न्यूजेन केमिकल्स को, वो आएगा आपको बैटरी केमिकल से। दिस इज व्हाई आई से कि न्यूजेन केमिकल भले ही आपको केमिकल कंपनी है, लेकिन इट इज अ प्रॉक्सी टू बेस, क्योंकि इनका बड़ा डेल्टा आपको बेस सेक्टर से आने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिकल पे आप आते हैं, ये जो इनका आपका आज के टाइम पे सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है आज के टाइम पे ऑर्गेनिक। तो उसमें ये लोग क्या बनाते हैं, ब्रोमीन कंपाउंड बनाते हैं, एडवांस इंटरमीडिएट वगैरह बनाते हैं, ऑर्गेनोलिथियम वगैरह बनाते हैं। उसको यूज कौन करता है, फार्मा में, एग्रोकेमिकल में, फ्लेवर्स। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक केमिकल का सबसे बड़ा बिजनेस इनका फार्मा सेक्टर से आता है। क्यों? क्योंकि वो लोग दवाई वगैरह बनाने में आपको केमिकल वगैरह का यूज करते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिकल, तो स्पेशलिटी लिथियम बेस्ड आपको इनऑर्गेनिक केमिकल वगैरह बनाते हैं, लिथियम बेस्ड। कंपनी का एक्सपर्ट है लिथियम को हैंडल करने में, ब्रोमीन को हैंडल करने में। अब उसका यूज कहां होता है, एचवीएसी सिस्टम वगैरह बनाने। एचवीएसी का मतलब क्या हुआ, आपको एसी सिस्टम वगैरह बनाने में, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एसी एयर कंडीशनर सिस्टम वगैरह बनाने में, जो कि शिप वगैरह के अंदर यूज होता है, डेटा सेंटर्स के अंदर में यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होता है। और अब मैं थोड़ा बताता हूं जो इनका बड़ा बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, वो है बैटरी केमिकल का। यहाँ पे ये लोग क्या बनाएंगे, लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज क्यों होता है, उसका यूज होता है आपको लिथियम 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 आयन का ट्रैवल करने के लिए। देखो क्या होता है, लिथियम आयन ट्रैवल करता है आपको कैथोड से एनोड तक, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे जाता है, तो जिसकी वजह से आप समझ लेते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ये पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइट आपको एक माध्यम देता है लिथियम आयन को कि तुम ट्रैवल कर सको कैथोड से एनोड तक। इतना सिंपल भाषा में समझ लो। वीडियो देखो वो मेरा बेस केमिकल वाला, ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। बहुत क्लियर से मैंने समझाया, बहुत आसान भाषा में समझाया कि काम कैसे होता है यहाँ पे। तो ये जो आपको लिथियम वाला काम कर रहे हैं, लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट वाला, देन आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसका यूज कहां होगा, बेस में एंड ईवी में। बड़ा यूज होने वाला है बेस में। क्यों? क्योंकि देखो बेस में यूज होने वाला है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में यूज होने वाला लिथियम कोबाल्ट। तो इस सॉल्यूशन का यूज आपको ज्यादा होता है बेस वाले बैटरी में। दैट्स व्हाई बेस इज बड़ा ट्रिगर फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी। अब ये रेवेन्यू के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ऑर्गेनिक्स आता है 85%, इनऑर्गेनिक्स आता है 15%। बड़ा मेजर रेवेन्यू ड्राइवर आज के टाइम पे आपको ऑर्गेनिक केमिकल वाला सेक्टर है इनका, इन्होंने से 15% आता है। दिस इज फ्यूचर प्रोजेक्शन। मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है फ्यूचर को लेकर, बैटरी केमिकल को लेकर मैनेजमेंट का बोल रहा है कि हम लोग 400 से 500 करोड़ का आपको रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY27 में बैटरी केमिकल से, क्योंकि इनके कुछ प्लांट ऑलरेडी एक्टिव है, कुछ प्लांट एक्टिव होने वाले हैं by the end of this year, और you can say H2 में और Q2 वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रैक करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैनेजमेंट ने ये बोला कि हमारा जो बैटरी वाला आपको कैपेक्स वगैरह, उसका पीक पोटेंशियल होगा 2500 करोड़ से लेके 2950 करोड़, लगभग 2900 करोड़ के आसपास हम लोग कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, लिथियम प्राइस। अगर लिथियम प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम 2900 करोड़ के आसपास करेंगे, लिथियम प्राइस कम रहेगा तो 2500 के आसपास करेंगे। तो लिथियम प्राइस डिपेंडेंट है। लिथियम का प्राइस ऊपर जाएगा तो हो सकता है दे कैन डू मोर ऑल्सो। तो एक और चीज बताता हूं जो यहाँ पे है नहीं, वो ये है कि मैनेजमेंट ये बोला FY28 में हम लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू आराम से करेंगे सिर्फ बैटरी केमिकल से। आपको ट्रैक करना, मैनेजमेंट के बोलने पे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनका कैपेक्स रिक्वायरमेंट। इसको देख लो ईयर वाइज कौन कौन सा कैपेसिटी कैसे एक्टिव हो रहा है बेस का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दहेज में ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी ऑलरेडी 2000 मेट्रिक टन का है। लिथियम का आपको 400 मेट्रिक टन का। FY26 एंड तक अगेन ये लोग क्या करेंगे, लिथियम सॉल्ट का 1100 मेट्रिक टन का डालेंगे। फिर FY27 में इनका क्या प्लान है, एक्टिव हो जाएगा आपको 1000 मेट्रिक टन। एंड फर्दर आपको FY27 में पखाजन में ये लोग डालेंगे 30,000 मेट्रिक टन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी एंड 3000 मेट्रिक टन आपको सॉल्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट का रॉ मटेरियल है। 100 टन अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें 10 टन आपको लिथियम सॉल्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये 3200 मेट्रिक टन है, इसमें समझ लो तो
सॉरी 32,000 मेट्रिक टन है, इसमें से आपको 3200 मेट्रिक टन के आसपास ये लोग इंटरनली कंज्यूम कर सकते हैं और बाकी को सेल कर सकते हैं बाहर में, जो इनको अच्छा खासा मार्जिन भी दे सकती है। आगे अब डिस्कस करेंगे मार्जिन वगैरह के बारे में। तो सिंपल भाषा में समझ लो, FY27 के एंड तक कंपनी के पास 32,000 मेट्रिक टन का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी हो सकता है एंड लिथियम सॉल्ट का कैपेसिटी 5500 मेट्रिक टन का हो सकता है। तो इनका जो रॉ मटेरियल का यहाँ पे सोर्सिंग है ये खुद ही पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट का जगह है, एक बार थोड़ा सा आप पॉज कर लो, इसको रीड कर लो। अब हम लोग समझते हैं कि ये लोग फंडिंग कैसे करेंगे इसका और आरओसी वगैरह कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो टोटल कैपेक्स 1500 करोड़ का लग रहा है। रेवेन्यू पोटेंशियल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 2500 से 2950 करोड़ के आसपास, और बोलना है कि FY29 को हम ये अचीव कर सकते हैं। आरओसी टारगेट कर रहे हैं 20% का। और ये फंडिंग कहां से कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो बात है फंडिंग कहां से करेगा भाई ये लोग, ठीक है। तो 70% डेप्ट होने वाला है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं मैनेजमेंट का क्या बोल रहे हैं। आज के टाइम पे हमारा 8100 डेप्ट है, मेजोरिटी इसी के लिए है, और हमारा पीक डेप्ट 1800 करोड़ के आसपास हो सकता है, 1800 करोड़, इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। और 70% डेप्ट हुआ, बाकी ये इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे। इक्विटी इन्फ्यूजन पर प्रोमोटर ने खुद इक्विटी इन्फ्यूज किया है, पैसा दिया है 150 करोड़ रुपए कंपनी को, 1610 के आसपास, 1610 के पर शेयर के आसपास। अभी कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, 1512, तो वहां से भी 5% नीचे है आज के टाइम पे। तो प्रोमोटर ने खुद की कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, अपना खुद का पैसा लगाया 150 करोड़, और वो लगाया 1610 करोड़ की, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा इन्होंने एक जेवी किया है मोरिटा के साथ। उन्होंने क्या किया है, इस कंपनी में $20 मिलियन का कैपिटल इन्फ्यूज किया है, जिसकी वजह से जो इनका बेस वाला बिजनेस है उसके लिए उन्होंने सब्सिडी बनाया हुआ है, उसका वो लोग 20% मालिक होंगे, नियोजन आपको 80% होंगे, दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। 20 मिलियन का मतलब वो आपको 180 करोड़ के आसपास। और ये लोग इंश्योरेंस पे आउट भी मिलने वाले, कि इनका एक दहेज में प्लांट था ना, उसमें आग लग गया था, तो उसका इनको इंश्योरेंस वगैरह मिलने वाला है, तो उसको भी ये लोग यूज करेंगे। अब हम लोग जाते हैं कि देखो, ये तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, ये रेवेन्यू कर लेंगे, वो रेवेन्यू कर लेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू वो कैसे करेंगे, क्या एक्चुअली में उतना डिमांड है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये समझो, न्यूजेन इन द ओनली फैसिलिटी इन इंडिया टू क्लियर द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ऑलरेडी ये लोग अप्रूवल ले चुके हैं, ऑलरेडी एक गीगा फैक्ट्री कंपनी से इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल मिल चुका है, इंटरनेशनल ट्रैक्शन इनको ऑलरेडी मिल रहा है, कोलैबोरेशन विद मित्सुबिशी फॉर इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल वर्ल्ड क्वालिटी पर। देखो क्या है कि इन्होंने मित्सुबिशी के साथ आपको कोलैबोरेशन कर लिया है फॉर इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे होगा क्या, मित्सुबिशी एक बहुत बड़ी नाम है, उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो इनको ज्यादा झमेला नहीं पड़ेगा अप्रूवल वगैरह लेने में, दे कैन एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस। तो इसकी वजह से इनको फायदा हो जाएगा, फ्यूचर में बहुत जल्दी जल्दी इनका काम होगा एंड फ्यूचर में इनको एडवांटेज हो सकता है। और इनका क्या बोलना है कि हमारा फाइनल ऑडिट वगैरह आपको Q1 वगैरह में, Q1 FY27 में, तो वो सब बहुत नजदीक है, तो मैनेजमेंट के लिए प्लांट अवेलेबल रहेगा ठीक ठाक FY28 में, एंड FY29 में दे विल पीक देयर रेवेन्यू पोटेंशियल। अब हम लोग देखते हैं क्या एक्चुअली में डिमांड है इंडिया में उतना ज्यादा क्या नहीं है, ठीक है। इंडिया में, ग्लोबल में, तो इंडिया में अगर देखोगे तो सेल डिमांड एस्टीमेट टू जंप फ्रॉम 40 गीगावाट 2026 से लेके 160 गीगावाट 2030, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। एंड अगर डेटा सेंटर आ जाए तो उससे बेस को अलग फायदा होने वाला है फ्यूचर में। ट्रांसलेट टू डोमेस्टिक डिमांड ऑफ 15,000 मेट्रिक टन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 15,000 से 22,000 मेट्रिक टन ऑफ लिथियम सॉल्ट। तो लिथियम सॉल्ट में तो दिख रहा है कि बहुत डिपेंड है, 1.5 लाख मेट्रिक टन का आपको इलेक्ट्रोलाइट का डिपेंडेंसी, और ये कितना बना रहे हैं 30,000 मेट्रिक टन का, एंड आपको लिथियम का ये कितना बना रहे हैं 5,000, तो ये कम है। लेकिन एक और बड़ी प्लेयर है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इन कंपनीज को आपको कहां से ज्यादा पुश आने वाला है, आपको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कहां से, जैसे आपको जो भी कंपनी चाइना +1 पे है, जैसे कि आपको चाइना हो गया, यूरोप वगैरह हो गया, we can export to them, our company can export to USA, यूरोप वगैरह डिफरेंट कंपनी से जो कि चाइना से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। इतना भी किसी पे डिपेंडेंसी मत कर दो कि आपको बाद में उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाए। तो ये है आपको ग्लोबल डिमांड वगैरह का, ये सब रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मतलब डिमांड है, बोलने का मतलब ये कि इंडिया में भी डिमांड है, ग्लोबली भी डिमांड है। कंपनी को ऑलरेडी जापान जैसी कंट्री से सपोर्ट है, उसके कंपनी से, तो जापान में भी दे कैन सेल, यूएसए में भी दे कैन सेल, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड ग्लोबल जितना आपको डिमांड है, सप्लाई उतना नहीं है। अगर चाइना को हटा दिया जाए तो उतना सप्लाई नहीं है, ये बात समझो। तो
ये कंपनी इस चीज का फायदा उठा सकती है। अब हम लोग आगे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर क्यों है कंपनी पे आज के टाइम पे। तो सबसे बड़ा है, ये बात समझो कि इनका एक प्लांट था, ठीक है, वो था आपको दहेज में, उसमें आग लग गया, उसके वजह से कंपनी ने क्या किया, अपने काम को किसी और को आउटसोर्स कर दिया। तो क्या होगा कि पहले जो ये पूरा मार्जिन खुद खाते थे, अब कोई और खाएगा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि कंपनी का आपको आज के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब हिट हो गया है। आज अगर बैलेंस शीट वगैरह में आके देखोगे तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह में, तो देखो ज्यादा इंक्रीज हो नहीं रहा है कंपनी का रेवेन्यू वगैरह, मार्जिन तो 18% था 16% पे आके ठहरा हुआ है। वाई? ड्यू टू वही टूलिंग करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि किसी और को अपना काम दे रहे हैं, टूल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे अगर इनको कोई काम देगा तो ये क्या करेंगे, किसी और को दे देंगे, ताकि ये कस्टमर अपना ना खोए। इनके पास अभी प्लांट नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है, तो ये किसी और को नहीं देंगे तो कस्टमर चला जाएगा। सर्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो क्या हो रहा है कि ज्यादा कमाई नहीं हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। फॉलोइंग मेजर फायर क्लेम, हाई डेप्ट इंटरेस्ट ड्यू टू कैपिटल डिप्लॉयड फॉर रिबिल्डिंग फ्रंट लोडेड न्यूज एंड कैपेक्स। तो आप यहां पर अगर आके देखोगे तो इनका डेप्थ तो बढ़ गया है। जैसे इंटरेस्ट देखो 66 करोड़ का हो गया, पहले 48 करोड़ का था, लेकिन रेवेन्यू सबसे हिट नहीं हो, क्योंकि इन्होंने कैपेक्स कर दिया है बैटरी केमिकल के लिए। लेकिन इनको आज के टाइम पे उससे फायदा नहीं हो रहा है, उनका प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे Q3 में सिर्फ 12 करोड़ का आया, हो सकता है आगे और आए, लेकिन क्या हो रहा है, कैपेक्स तो अच्छा खासा कर दिया है, लेकिन अभी वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा, रेवेन्यू धीरे धीरे आना शुरू, क्योंकि इट इज अ वेरी न्यू, शुरुआती स्टेज पे ये सेक्टर है आज के टाइम पे। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो कि आपको कॉल वगैरह में डिस्कस हुआ था। तो टाइमलाइन कॉन्फ्लिक्ट एक था, डिले इन दहेज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी कमीशनिंग। तो पहले मैनेजमेंट का क्या था, Q2 में इन्होंने क्या बोला था, प्लान फॉर अर्लियर कमीशन, और फिर बाद में क्या हुआ, टाइमलाइन को उन्होंने March 26 पे पुश कर दिया। तो उस पे मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दिया कि हम लोग मोरिटा जापान गए थे फॉर ट्रेनिंग एंड आइडेंटिफाइड डिजाइन का इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली इनका कॉल में यही बोलना था कि हम लोग जापान गए थे उनके प्लांट वगैरह को विजिट करने के लिए, तो हमें आइडिया है कि हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऑप्टिमाइज प्लांट बन सके। तो हमने थोड़ा पुश कर दिया। मेन रीजन ये हो सकता है कि देखो अभी वो इतना बिजनेस नहीं आने वाला है, FY29 में तगड़ा बिजनेस आने वाला है, तो दे आर टेकिंग देयर टाइम विच इज जस्टिफाइबल मेरे हिसाब से। डिमांड जब FY2028 टाइम में आएगा तो आप थोड़ा अभी हिट ले लो, बाद में अच्छे नंबर्स देना, दैट इज गुड स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से। अब हम लोग रिस्क वगैरह देखते हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि ये लोग अभी टोल वाला जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से इनका स्टॉक पाइल वगैरह बढ़ रहा है, तो दिस इज समथिंग टू मॉनिटर। जब इनका अपना खुद का प्लांट होगा तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कैसे इसका रैंप अप वगैरह कर रहे हैं, जो स्टॉक है उसको बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेप्ट इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज के टाइम पे आपको 1175 करोड़ का डेप्ट दिखेगा, और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैनेजमेंट का बोला 1800 करोड़ तक जा सकता है। देन उसका कस्टमर साइड डिले, जो ये आपको पहला है कि प्लांट का डिले हुआ, देन आपको जो गीगा इनके जो आपको रेवेन्यूज वगैरह है ना, वो डिपेंड करता है गीगा फैक्ट्रीज कंपनी सब, जैसे ओला हो गया, एक्साइड हो गया, रिलायंस हो गया, वारी हो गया, ऐसी कंपनीज पे आपको डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोलाइट का जो आपको लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होता है, इट कैन नॉट बी स्टॉक पाइल्ड, रिवेन्यू टाइम इज एक्सट्रिक्टली टाइड टू कस्टमर स्केल अप। तो जैसे जैसे ओला सब स्केल अप करेगी, वैसे वैसे आपको ये लोग स्केल अप करते हुए दिखेंगे। ओला शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं किसी वीडियो में कवर करूंगा। वैसे पर्सनली मुझे ओला के कस्टमर मैनेजमेंट उतना भरोसा नहीं है, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, फिर भी मैं बहुत लोगों की वजह से ट्राई करूंगा ओला कवर करूं। आज के टाइम पे वो एक रिटेल फेवरेट कंपनी है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ओला में इंटरेस्टेड हो। अब हम लोग देखते हैं नेविगेशन द ट्रांजिशन थ्रू डिट ऑफ, तो ठीक है। देखो आज के टाइम पे क्या है कि कंपनी एक आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाली कंपनी है, ब्रोमेन एंड लिथियम बेस्ड, और वो कंपनी क्या कर रही है, आपको जा रही है बैटरी केमिकल में, जो कि बनाना आसान ही है। देखो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट वगैरह बनाना आसान नहीं है, उसमें आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह यूज होता है, जिसको मैनेज करना खुद में एक बहुत बड़ा चार्ज है। दिस इज व्हाई दे हैव टू डू ज्वाइंट वेंचर विद जापानीज कंपनी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कंपनी का क्या बोलना है नियर टर्म आउटलुक को देखकर, टोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल फेड एंड इंश्योरेंस कॉस्ट विल नॉर्मलाइज थ्रू FY27। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, कंपनी का आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पीक कर जाएगा FY28 में, एंड आपको डेप्रिसिएशन भी FY28 में पीक करेगा। मैं आगे कैलकुलेशन वगैरह में आपको दिखाऊंगा।
एंड देन आपको इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट टू, मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना क्या क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर लेना, ऑलरेडी मैं सारा चीज आपको बता चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन देखते हैं इस कंपनी का। हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर का इनका प्रोजेक्शन करेंगे, पैट कितना ग्रोथ हो सकता है, सीएजीआर ग्रोथ कितना हो सकता है, पेक कितना हो सकता है, फॉरवर्ड पी कितना हो सकता है। और मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये मेरा एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, इट कैन बी रॉन्ग, 15-20% इधर उधर जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देता हूं कि कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है। डिपेंड करता है कि कंपनी जो बोल रही है वो कर पा रही है कि नहीं, डिमांड कैसा है, डिमांड अचानक से सूट अप कर जाएगा तो अचानक से कंपनी का आपको रेवेन्यू भी सूट अप कर जाएगा, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको इसको क्या बोलते हैं, अपना एनालिसिस करना है, उसी के बाद समझना है कि ये सही है कि गलत है। मेरे एनालिसिस पे ब्रांड भी नहीं जाना, इस बात का ध्यान दे दीजिए, अभी से ही समझ लीजिए इस बात को। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे चार टेबल बनाकर रखा हुआ है, एक FY27 के लिए, दूसरा FY28 के लिए, देन दूसरा आपको FY29 17% EBITDA मार्जिन एंड FY29 18%। देखो मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हमारा जो कोर बिजनेस है दैट इज लेगेसी बिजनेस है, उससे हमारा 1000 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जा सकता है, FY27 वी कैन अचीव इट। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट वाला बिजनेस है उसके बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया, 2500 करोड़ से 2900 करोड़। तो जो लेगेसी बिजनेस है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 से 18% EBITDA का। और जो हमारा आपको वो वाला बिजनेस है बैटरी वाला, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 से 20% मार्जिन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने जो पहला टेबल निकाला हुआ है वो एज्यूम किया हुआ है कि 400 से 500 करोड़ इनका आपको इलेक्ट्रोलाइट वाले बिजनेस से आएगा, बेस वाले बिजनेस से आएगा, और 1000 करोड़ के आसपास इनका लेगेसी बिजनेस है। उस हिसाब से मैंने इनका पैट वगैरह निकाला हुआ है, तो ये देख लो। रेवेन्यू 14 एंड 15 करोड़, EBITDA एज्यूमिंग 17% मार्जिन, क्योंकि मैंने थोड़ा एवरेज ले लिया, 16 से 18 का एवरेज ले लिया यहाँ पे। तो ये इनका EBITDA बनता है। अदर इनकम जीरो आएगा, मैं ये एज्यूम करूं क्योंकि बहुत कैपेक्स कर रहे हैं, हमें अदर इनकम का आइडिया नहीं है, अदर इनकम इज समथिंग वी शुड इग्नोर। ठीक है, हो सकता है अदर इनकम आ जाए क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है इनका, उससे पैसा आएगा, वो आपको बैंक में जाएगा, लेकिन मैं आपको बीआर कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैं अदर इनकम को जीरो ले रहा हूं यहाँ पे। देन डेप्रिसिएशन इनका 71 करोड़ है, आज के टाइम पे डेप्रिसिएशन कितना है, 27 करोड़। तो मैंने ये जूम किया कि इनका जो कैपेसिटी वगैरह ऑनलाइन आएगा, मोस्टली आपको सेकंड हाफ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने डेप्रिसिएशन 3 गुना ले लिया, ठीक है लगभग। तो 71 करोड़ का डेप्रिसिएशन ले लिया क्योंकि मैं बियरिस्टिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। इंटरेस्ट कॉस्ट इनका 100 चला जाएगा, आज के टाइम पे कितना इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट आज के टाइम पे इनका है 66 करोड़ का, सॉरी 66 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट में समझ लो 50% का जंप आएगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका 100 करोड़ तक चला जाएगा। पीबीटी कितना होगा, पीबीटी दिस माइनस दिस, तो 75 करोड़ का पीबीटी बनेगा। पैट बनेगा 56 करोड़ का, 75%, 25% टैक्स रेट मैंने ले लिया, तो 25% से रिड्यूस कर दो तो प्रॉफिट बनेगा कंपनी का 56 करोड़ का। आज के टाइम पे पैट टीटीएम है, यहाँ पे आके देखोगे 20% का पैट है। क्यों, क्योंकि देखो अदर इनकम में बहुत लॉस उनको हो रहा है। अगर ये 28% यहाँ पे ऐड कर दो, ये 8 करोड़ यहाँ पे ऐड कर दो आप, 8 करोड़, तो यहाँ पे आपको 8 करोड़ का प्रॉफिट होता, ये बात समझो। तो कंपनी को अदर इनकम में नुकसान हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आज के टाइम पे कम है, दिस इज व्हाई देयर नंबर्स आर लेस, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। तो पैट टीटीएम इज ओनली 20 करोड़ और पैट कंपनी का 56 करोड़ का बन सकता है। तो कंपनी का FY26 ओवर FY27 पैट जंप होने वाला है 2.8x का। इसका मतलब क्या हुआ, CAGR बनता है 183% का, और कंपनी का आज के टाइम पे आपको पी कितना है, 150 का। ऑल्दो कंपनी है ट्रेडिंग एट वेरी हाई पी, कंपनी का पेग सिर्फ और सिर्फ 0.82 है अगर हम FY27 होराइजन के हिसाब से देखें। दिस इज व्हाई आई सेड दिस कंपनी कैन बी इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको और कैलकुलेशन दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा। और सब में मैंने अदर इनकम जीरो लिया हुआ है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उनका स्टॉक पाइल होगा, कैश रिजर्व्स, ठीक है, तो उससे उसको अदर इनकम आएगा, थोड़ा बहुत अदर इनकम आ ही सकता है, ठीक है। अब FY28 का देखते हैं, मैनेजमेंट का क्या बोलना है, 1000 करोड़ से ऊपर करेंगे और लेगेसी बिजनेस एज्यूमिंग उतना ही आने वाला है। तो यहां पे कैलकुलेशन देख लो, पैट बन सकता है 70 करोड़ का। क्यों ऐसा हो रहा है, देखोगे रेवेन्यू तो ठीक ठाक बढ़ रहा है, लेकिन आपको पैट तो ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 56 करोड़ है, यहाँ पे 70 करोड़, बस 20 करोड़ का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि FY28 में इनके सारे प्लांट एक्टिव रहेंगे, डेट पीक पे रहेगा, कर्ज पीक पे रहेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका ठीक ठाक बढ़ेगा, 140 करोड़ के आसपास हो सकता है, प्लस माइनस 10%। एंड आपको डेप्रिसिएशन भी आपको ज्यादा हो सकता है।
तो इस वजह से क्या होगा, इनका प्रॉफिट घटेगा, पैट घटेगा। तो आपको इस कंपनी में FY27 और FY28 ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अनलेस मैनेजमेंट जो बोल रही है उसको अब बीट कर दे। आज के टाइम पे क्या बोलिए, 100,000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बैटरी केमिकल से, अगर ये 1500 करोड़ कर दे, 2000 कर दे, देन मैटर इज समथिंग एल्स। लेकिन आज के टाइम पे जो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है वो मैनेजमेंट के एजम्पशन पे किया हुआ है। तो पैट जब कंपनी का FY28 तक 3.53x का हो सकता है, फॉरवर्ड P 42 का बनेगा। पेग यहाँ पे थोड़ा गलत है, एक मिनट मैं कर देता हूं इसको 180। इतना समझ लो कि पैट जंप 3.53x का आएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये सीएजीआर आपको आई थिंक 88% का बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 88 कर दो तो ये 1.7 का आपको पैक बनेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी टफ। इतना समझ लो कि कंपनी का FY28 से FY27 से 28 तक ज्यादा बड़ा जंप नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं FY29 के कैलकुलेशन पे। हियर इट्स बिकम इंटरेस्टिंग, व्हाई? क्योंकि FY29 में इनके पास कैपेसिटी अवेलेबल रहेगा फुल ऑन करने का, और वहां पे आपको गीगा फैक्ट्रीज भी आ जाएंगे बहुत सारे, तो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, इंडिया के बाहर भी भेज सकते हैं आराम से। तो दो टेबल यहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। एक 17% इबिटा, एक 18% इबिटा, एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। देखो मैनेजमेंट ने क्या बोला, 1000 करोड़ आपको लेगेसी से आएगा, 1000 से 1100 करोड़, और दूसरा जो बिजनेस है हमारा उससे आएगा 2500 करोड़ से लेके आपको 2900 करोड़ तक का, ठीक है। 2500 करोड़ से 2900 करोड़, तो एक टेबल मैंने 17 करोड़ 17% से ले लिया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पैट जंप कंपनी का 12x के आसपास हो सकता है व्हेन कंपेयर टू आज के टाइम से, मतलब FY26 आज के टाइम के से FY29 तक कंपनी का प्रॉफिट 12x हो सकता है, सिर्फ एज्यूमिंग 17% मार्जिन, एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट एट इट पीक, एज्यूमिंग 0% ₹0 आपको अदर इनकम। बस इनको 17% एबिटा करना है, इतना करोड़ का इनको सेल कर देना है। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्या कंपनी बेच पा रही है कि नहीं, चांसेस है कि बेच दे, क्योंकि बेस में डिमांड है, जापानीज टेक्नोलॉजी, तो दे कैन सेल इट। दिस इज व्हाई से दिस कंपनी इंटरेस्टिंग, वर्थ ट्रैकिंग आज के टाइम पे। तो ये हो गया 17% भी टैक मार्जिन। आप ये आपको देखना पड़ेगा, 16 से 18 ये बोल रहे हैं आपको कोर बिजनेस में, और बेस वाले बिजनेस बोल रहे हैं 16 से 20%। तो एक और कैलकुलेशन मैंने कर दिया 18% बेटा ले, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है, हमारा फ्यूचर में आपको जो मार्जिन है डोमिनेटेड रहेगा बाय बेस केमिकल बिजनेस से। तो वहां पे मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा वाला रेवेन्यू ले लिया 2900 करोड़ के आसपास, फिर मैंने कैलकुलेशन किया। तो वहां से क्या बनता है मुझे, वहां से ये निकल के आता है कि कंपनी का आपको प्रॉफिट जो है वो 16x गम हो सकता है अगले 2 साल में, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और ऑफ कैलकुलेशन कर देता हूं, एवरेज लेता हूं 3500 और 3900 का, 37 अगर 100 ले लेते हैं हम, तो कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में 15x हो सकता है। तो ये सब चीजें समझो, अपना एनालिसिस करो, मेरे एनालिसिस मत जाओ, मेरे एनालिसिस बैंड ही नहीं जाना है, अपना एनालिसिस करना है, तभी किसी कंपनी पोजीशन बनाना है, नहीं बनाना है। बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ बुलिश कैलकुलेशन दिखाता हूं, बियरिश दिखा दिया, जैसे मेरे हिसाब से ये तीनों बियरिश कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा बुलिश समझ सकते हो, लेकिन सुपर बुलिश कैलकुलेशन ये दोनों है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा उनको मार्जिन मिलने लगा, क्योंकि चाइना प्लस वन में एक ही कंपनी है, ज्यादा मार्जिन कमांड करने लगे, तो दे कैन कमांड 20% इबिटा, रेवेन्यू भी आपको 4000 करोड़ कर सकते हैं। तो उस केस में कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में 20 गुना हो सकता है, इस बात का ध्यान दीजिए। लगभग इतना पोटेंशियल है। यहाँ पे 19x, यहाँ पे आपको 18x, तो ये दो टेबल, एक 19% इबिटा, एक 20% इबिटा से। और अगर 19% इबिटा लूं तो कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में 18x हो सकता है, और अगर मैं 20% इबिटा लूं तो कंपनी का प्रॉफिट 20x हो सकता है। तो आई सी अ पोटेंशियल ये कंपनी में अपने प्रॉफिट को अगले 3 साल में 12x टू 20x करने का, ठीक है। ये बात ध्यान दो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, मार्जिन कितना होगा, रेवेन्यू कितना करेंगे, फिर भी हम लोग ये नंबर को थोड़ा समझ लो आ सकती है, इस नंबर से इतना तक, दैट इज 11 से 14 तक ये जा सकती है कंपनी, 11x टू 14x, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक नंबर दिया हुआ है कि FY26 से FY27 2.83 का जंप होगा, देन आपको 25% ही जंप होगा FY27 से FY28 जाने में, एंड FY28 से FY29 जाने में आपको 3.35x से लेके 4x का जंप होगा। दैट इज कंपनी को FY27 में अच्छा पुश मिलने वाला है, FY29 में अच्छा पुश मिलने वाला है, FY28 कैन बी अ मीडियोकर ईयर फॉर देम एज पर करंट गाइडेंस बाय द मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा मेरा न्यूज़ पे वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ,
ये कैलकुलेशन पे नहीं जाना है आपको, पहले तो कंपनी को डिटेल में समझना है, फिर अपना खुद का कैलकुलेशन करना है, अट्रैक्टिव लगे तो ही पोजीशन बिल्ड करना है। मेरे वीडियो को बाय सेल रिकमेंडेशन कतई मत लेना, बार बार बोल रहा हूं, 1000 बार बोल रहा हूं, मेरा पर्पस है आपका थिंकिंग डेवलप करना, आपका एनालिटिकल ब्रेन डेवलप करना कि इस तरह से सोचो कंपनी के बारे में। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, बाय।